नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के ज्योग्राफी के अंतर्गत ड्रेनेज सिस्टम यानी प्रवाह प्रणाली के बारे में बात करेंगे कि ड्रेनेज जो सिस्टम है राजस्थान का, ड्रेनेज सिस्टम जो है प्रवाह प्रणाली, मोस्टली हम राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो अरावली पर्वतमाला इसको दो भागों में विभाजित करती है। ये इस प्रकार से हमारा प्यारा सा सुंदर सा राजस्थान है और इस राजस्थान में अगर हम देखें तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान की अरावली पर्वतमाला है और इस अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का जो है समान वर्षा रेखा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। और अरावली पर्वतमाला मोस्टली हमारे राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम को है दो पार्ट में विभाजित करती है। पहला पार्ट अगर हम बात करें तो पश्चिम में आता है अरब सागर और दूसरा आता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। दो भागों में जो है हमारा राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम विभाजित होता है अरावली पर्वतमाला के कारण। ठीक है, देखिए मोस्टली दो में होता है, लेकिन अगर हम बात करें कि प्रवाह की दृष्टि से हम बात करें कि राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम है ये प्रवाह की दृष्टि से मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है नंबर 1 आंतरिक इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, आंतरिक प्रवाह प्रणाली, आंतरिक प्रवाह प्रणाली। 2 नंबर की अगर हम बात करें तो वो हमारा हो जाता है अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली और 3 नंबर पे हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की प्रवाह प्रणाली। इस प्रकार से हम हमारे राजस्थान को 3 भागों में बांट सकते हैं प्रवाह प्रणाली को, लेकिन थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे कि हमारे राजस्थान में कितने कितने प्रतिशत पर ये तीनों प्रवाह प्रणाली का विस्तार पाया जाता है। ये हमारा इस प्रकार से प्यारा सा सुंदर सा राजस्थान है और इस राजस्थान में अगर हम देखना चाहें कि किस प्रकार से कितने प्रतिशत भाग पे जो है ये फैली हुई प्रणाली है तीनों, तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे इस प्रकार से हमारे यहाँ पर एक आंतरिक प्रवाह प्रणाली का विभाजन किया जाता है नंबर 1। यानी हम सीधा सा कहने चाहें कि राजस्थान की जो प्रवाह प्रणाली है इसके अंतर्गत पहला जो हमारा पॉइंट आता है आंतरिक प्रवाह का, आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत उन नदियों को शामिल किया जाता है जो उद्गम स्थान से कुछ दूरी पर बहने के बाद में मरुस्थलीय या मैदानी क्षेत्रों में विलुप्त हो जाती हैं और ये लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है? 60% भाग पर पाया जाता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो यहां से इस प्रकार से हमारा जो क्षेत्र बांटेगा ये होता है नंबर 2 और इसके अंतर्गत आता है अरब सागर। यानी अरब सागरी जो प्रवाह प्रणाली है इसके अंतर्गत हम बात करेंगे तो हमारे राजस्थान का लगभग 17% भाग है जो किसके अंतर्गत आता है? अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है। तीसरा हमारा जो पार्ट होगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी जो प्रवाह प्रणाली है और इस बंगाल की खाड़ी की प्रवाह प्रणाली की अगर हम बात करें तो मोस्टली हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत लगभग 23% भाग है जो बंगाल की खाड़ी के प्रवाह के अंतर्गत हमारे राजस्थान का पाया जाता है। यानी कुल मिलाकर हमने हमारे राजस्थान की ड्रेनेज सिस्टम को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला आंतरिक, राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल उद्गम स्थान से मरुस्थलीय क्षेत्र या मैदानी क्षेत्रों में ही विलुप्त हो जाती हैं, ना तो ये अरब सागर में अपना जल डालती और ना ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती हैं। लगभग 60% भाग पर विस्तारित इनका अपवाह क्षेत्र पाया जाता है। 2 नंबर पर है अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली। राजस्थान की वे नदियां जो मोस्टली अरब सागर के अंतर्गत अपना जल उड़े लेती हैं उनको अरब सागरीय जल प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तीसरे नंबर पर हमारा आता है बंगाल की खाड़ी की नदियां, यानी राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल कहां ले जाकर उड़े लेंगी? बंगाल की खाड़ी की ओर बहाएंगी। उन नदियों को हम बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आने वाली नदियों में शामिल करते हैं। तो 3 प्रकार की नदियों का यहाँ पर हमने बात किया है राजस्थान में जो ड्रेनेज सिस्टम है। इसके आगे बढ़ते हैं मोस्टली ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत पहला जो पार्ट आता है हमारा इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम यानी आंतरिक प्रवाह प्रणाली हमारे राजस्थान की। मोस्टली इसमें प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? सभी एग्जामों में अगर हम बात करें तो इस प्रवाह प्रणाली से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं इनको सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए मेरे साथ में पहले सबसे पहले हम प्रश्नों की बात करते हैं तो नंबर 1
नदियों के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहली बात उपनाम। क्या पूछा जा सकता है? उपनाम। उपनाम के बाद में अगर हम बात करते हैं तो 2 नंबर पर आता है उद्गम स्थान। क्या आएगा? उद्गम स्थान। तीसरे नंबर पर जब नदी का उद्गम हो चुका है तो कहीं ना कहीं तो बहेगी, तो तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? बहाव क्षेत्र। 4 नंबर पर अगर हम बात करें, अगर नदी निकलकर बह रही है तो बहने के साथ में उनमें कोई ना कोई सहायक नदी मिलती है, तो नंबर 4 पर हम ले लेंगे सहायक नदियां। सहायक नदियां। नंबर 5 पर अगर हम लेंगे, जब नदी कोई सहायक नदियों के साथ में बह रही है तो उसका जल कहीं ना कहीं रोका जाता है, तो बांध या झील का निर्माण किया जाता है। नंबर 5 पर क्या आ जाती है? बांध या झील। यानी सब चीजों को हम साथ के साथ समेटते जाएंगे, तो किसी नदी पर राजस्थान में बांध या झील बनी हुई है तो उसको हम 5 नंबर पर पढ़ते जाएंगे। 6 नंबर पर हम बात करें तो इसका अंतिम जो संगम होता है या इसका किसी ना किसी नदी में मिलन होता है, तो नंबर 6 पर हम लेंगे संगम या मिलन। और नंबर 7 पर हम ले लेंगे विशेष। जैसे कि बहुत सारी नदियों में हम विशेष भी पढ़ेंगे, किसी नदी के किनारे कोई सभ्यता है, कोई दुर्ग है या और कोई विशेष बात है, तो उसको हम किसमें लेके चलेंगे? विशेष में। तो ये आपकी हो गई नदियां समाप्त। सिर्फ और सिर्फ आपको कितनी चीजें पढ़नी है? 7 चीजें। तो नंबर 1 हो जाएगा क्या? उपनाम। नंबर 2 हो जाएगा उद्गम स्थान। नंबर 3 बहाव। नंबर 4 सहायक नदियां। और नंबर 5 बांध या झील। और नंबर 6 संगम या मिलन। और नंबर 7 विशेष। यानी मोस्टली मैंने आपको बता दिया कि इन 7 पॉइंट से अलावा कहीं से भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनलैंड ड्रेनेज जो सिस्टम है, आंतरिक प्रवाह प्रणाली। मोस्टली यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो आंतरिक प्रवाह की है या नहीं है। तो हम सीधा सा एक ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे, क्योंकि आंतरिक प्रवाह की नदी मैंने आपको अभी बताई है कि वे नदियां होंगी जो बहुत कम वर्षा होती है हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में, और कम वर्षा होने के कारण उद्गम स्थान से कुछ दूरी पर बहने के बाद में विलुप्त हो जाती है मैदानी क्षेत्रों में। तो बारिश बहुत कम हो पाती है। जब बारिश कम होती है तो बारिश किसके द्वारा होती है? बादलों के द्वारा। और बादलों को हम कहते हैं क्या? मेघ। यानी जब मेघ रुक रुक कर बरसते हैं तो कौन सी प्रकार की नदियां उत्पन्न होंगी? आंतरिक प्रवाह की। तो सीधा सा हम बात करते हैं मेघ रुका रुका सा बरखा। मेघ रुका रुका सा बरखा। यानी मेघ कैसे बरख रहा है? रुका रुका सा बरखा। सीधा सा हम बात करेंगे, में से बन जाएगी मेंथा नदी। में से कौन सी बनेगी? मेंथा कह दीजिए, मेढा कह दीजिए या मेहा कह दीजिए। कैसे बन जाती है? कौन सी? घग्गर नदी। कौन सी बन जाएगी? घग्गर नदी, जो कि राजस्थान की नहीं अपितु भारत की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है घग्गर नदी। इसके बाद में बनती है रू से रूपनगढ़। कौन सी गढ़ बन जाएगी? रूपनगढ़। और रूपनगढ़ के बाद में खा से बन जाती है कांकने नदी। कांकने कह दीजिए या कांकनी नदी कह दीजिए, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में बहती है और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। इसके बाद में रू से बन जाती है रूपा रेल। कौन सी रेल? रूप की रेल, जो कि नटनी के बारा से उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की उत्तरी अरावली और उत्तरी अरावली के अंतर्गत आने वाला हमारा जो अलवर जिला है, मोस्टली अलवर जिले में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अलवर जिले में कौन सी प्रकार की पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो एक तरफ पहाड़ी प्लस दूसरी तरफ नाक अगर जुड़ा हुआ है तो स्पष्ट रूप से अलवर जिला होगा। जैसे उदयनाथ की पहाड़ी, जैसे हर्षनाथ की पहाड़ी, यानी पहाड़ी प्लस नाक अगर आपके सामने आएगा तो सीधा सा जिला कौन सा समझेंगे आप? अलवर समझेंगे। लेकिन एक अपवाद है दोस्तों, और अपवाद है कमलनाथ, क्योंकि कमलनाथ की पहाड़ी कहां पर है? उदयपुर जिले में है, तो ये अपवाद है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी से निकलती है। इसके बाद में आती है कौन सी नदी? काकली नदी। मैंने तीनों नदियों को जो ऊपर लिखा है इनका कुछ संबंध अलग है, अभी मैं बताने वाला हूं आपको। सा से बन जाती है साबी। कौन सी नदी? साबी। और खा से बन जाती है कौन सी नदी? खारी नदी। सीधा का सीधा यहाँ पे समेट लेते हैं सारी नदियों को। कैसे? देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। मेंथा, रूपनगढ़ और खारी, तीनों नदियों को एक साथ एक सांभर झील में खुदा दीजिए। ये झील है और झील का नाम है कौन सी? सांभर झील। तीनों नदियों की कहानी खत्म हो जाएगी यहाँ पर। तीनों नदियों को आप खुदा दीजिए सांभर झील में, मेंथा, रूपनगढ़ और खारी। अब हम बात करते हैं निकलती कहां से है। सांभर झील आपने पढ़ी होगी कि सांभर झील जो है जयपुर, नागौर और अजमेर तीनों जिलों की सीमाओं पर बनी हुई है। इधर होता है जयपुर
जिला, इधर होता है नागौर जिला और इधर होता है अजमेर जिला। अजमेर जिले से निकल कर आती है रूपनगर नदी जो सांबर झील में आकर अपना जल उड़ेल देती है। यहाँ से जयपुर जिले से निकलती है मेंथा नदी, मनोहरपुर की पहाड़ी पड़ती है शाहपुरा के पास में, और मनोहरपुर की पहाड़ी से निकलकर आती है कौन सी, मेंथा नदी, मेहा नदी जो सांबर झील में अपना जल उड़ेल देती है। और तीसरा यहाँ पर जिला आता है नागौर जिला। नागौर जिले की पहाड़ियों से निकलकर आती है कौन सी नदी, खारी नदी, और ये भी अपना जल किसमें उड़ेल देती है, सांबर झील में। तीनों नदियों का काम समाप्त। अब हमारी 3 नदियां हैं मोस्टली जो मैंने उत्तर में लिखी हैं, इनका एक जैसा संबंध है तीनों का। क्या संबंध होगा देखिए, सबसे पहली बात घग्गर नदी, तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, आंतरिक प्रवाह की जो सबसे बड़ी नदी है राजस्थान की, वो कौन सी होगी, घग्गर नदी। राजस्थान की नहीं अपितु भारत की भी आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी होगी। पहली बात घग्गर होती है बड़ी, कांकड़े के साथ में हम लिख देंगे कि ये होती है आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। जैसलमेर जिले में बहती है और एक उपनाम इसको पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में, इसको मसूरती के नाम से स्थानीय भाषा में जाना जाता है, जो अक्सर पूछा जाता है मसूरती के नाम से इसको जाना जाता है। और तीसरी जो हमारी नदी होगी कहां से बनती है, काकली, और काकली के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव की सबसे बड़ी नदी है, पूर्ण बहाव की। ध्यान दीजिए, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है तो घग्गर, लेकिन आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव की बड़ी नदी है तो काकली नदी, जो सीकर और झुंझुनू दोनों जिलों में प्रवाहित होती है। और सबसे छोटी है तो कौन सी है, कि आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत खारी नदी आई थी। तो सीधा सा स्पष्ट जानकारी के लिए आप देखिए कि तीनों प्रवाह जो हमारे हैं, आंतरिक प्रवाह, अरब सागरी और बंगाल की खाड़ी, तीनों में खारी नदी आती है। तो हम कैसे इसका उल्लेख कर सकते हैं, 2015 में पूछा गया था, सीधा का सीधा प्रश्न आया था कि गुजरात की पहाड़ी राजसमंद से निकलने वाली खारी नदी कौन से अपवाह तंत्र का अंग है, स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछा गया था। और देखिए सीधा सा मैं तीनों खारी नदियों को आपके सामने यहाँ पर बात करता हूँ। सबसे पहली नदी आती है खारी, और ये वाली खारी नदी है नागौर की पहाड़ी से। कहां से निकलेगी, नागौर की पहाड़ी, नागौर जिले से निकलती है, और ये अपना जल कहां डालती है, सांबर झील में डालती है। कहां पर डाल देगी, सांबर झील में। यानी पहली जो हमारी खारी नदी, इसकी छोटी सी बात है कि नागौर की पहाड़ी नागौर जिले से निकलकर अपना जल कहां डालती है, सांबर झील में उड़ेल देती है। इसके बाद में अगर हम बात करें दूसरी वाली खारी नदी की, तो बिजराल गांव की पहाड़ी, कौन सी, बिजराल गांव की पहाड़ी पड़ती है राजसमंद जिले में। बिजराल गांव की पहाड़ी है कहां पर है, राजसमंद जिला, जो कि सबसे ज्यादा पठारी क्षेत्र वाला जिला है। यहाँ पर बिजराल गांव की पहाड़ी है, और ये जो बिजराल गांव की पहाड़ी से निकलने वाली खारी नदी है, ये सहायक नदी है किसकी, सहायक नदी है किसकी, बनास की। सहायक नदी किसकी है, ये बनास की सहायक नदी है। और बनास की सहायक नदी होने के साथ में अगर हम बात करें तो ये किसमें जाता है, इसका जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। किसमें जाएगा, बंगाल की खाड़ी। तो दूसरे नंबर की जो खारी नदी है, बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, सहायक नदी किसकी है, बनास की, और ले जाती है कहां पर, अपना जल बंगाल की खाड़ी में। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करना चाहूं आपसे, तो तीसरे नंबर के अंतर्गत हम बात करेंगे कि तीसरी जो खारी नदी है, इसका उद्गम होता है सेर गांव की पहाड़ी। कौन से गांव की, सेर गांव की पहाड़ी है, जिला होगा सिरोही जिला। कौन सा जिला होगा, सिरोही। और ये जो खारी नदी है तीसरी वाली, ये सहायक नदी है किसकी, लूनी की। किसकी सहायक नदी है, लूनी की। और लूनी अपना जल ले जाती है कच्छ का रन, कच्छ का रन, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अरब सागर, कच्छ का रन, कच्छ की खाड़ी, अरब सागर के अंतर्गत अपना जल ले जाती है। तो तीनों नदियों में से प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसा ग्राम सेवक 2015 में पूछा गया था, सीधा का सीधा प्रश्न कि बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद से निकलने वाली खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है, बंगाल की खाड़ी का अंग है। सीधा सा देखो, ट्रिक देखिए एक बार कैसे याद करनी है आपको। खारी नदी है बिजराल, बी बी और बी, सीधा सा याद करें, बी बी बी, बिजराल, बनास और बंगाल, बिजराल, बनास और बंगाल। सीधा सा बिजराल, बनास और बंगाल हो जाएगी खारी नदी, एक बंगाल खाड़ी वाली। सीधा सा आपको सांबर झील में जाने वाली है नागौर की पहाड़ी, क्योंकि नागौर जिला है वो सांबर झील के टच करता हुआ स्थित है, तो सीधा से हो जाएगा। तीसरी नदी को भूल जाइए, तीसरी खाड़ी को भूल जाइए, यदि दो याद है तो तीसरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही याद आ जाएगी। जब बिजराल नहीं है, नागौर की पहाड़ी नहीं है, तो आ जाएगी सेरगांव की पहाड़ी। तो इसी प्रकार से आप देखते रहे मेरे साथ में। धन्यवाद।